विलेज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भावी उम्मीदवार कांग्रेस के डॉक्टर मस्कूर उस्मानी साहब, जिन पर फिलहाल में जो पत्रकार का साथ देते हैं तो उनके पे जो है यानी कि मंत्री श्री जीवेश कुमार जी द्वारा ये आरोप है कि इन्होंने और ये पत्रकार मिलकर उनके साजिश रचा है उनके मौत का। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जो है होश में नहीं है और लगता है कि जो नकली दवाओं का जो कारोबार कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक, नकली दवा बना रहे थे, बेच रहे थे, क्या कर रहे थे, कोर्ट ने तो एक जगह पे उनको सज़ा भी किया ना। बाद में उछली अदालत जाकर जो है उन्होंने उस सज़ा को माफ़ कराने का काम किया। मुझे लगता है उन्हीं नकली दवाओं का सेवन भी कर लिया था उन्होंने, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछता है, वो पत्रकार जो वंचित समाज से आता है, वो पत्रकार जो अति पिछड़ा समाज से आता है, जब वो अपने सड़क का, नाले का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का सवाल पूछता है तो उसको मंत्री जी घूसा मारते हैं और घूसा मार के उसका जबड़ा फुला देते हैं, उसकी नाक तोड़ने का काम करते हैं। कितनी चोट आई है आप लोगों ने देखा है उसको। और उसके मोबाइल को छीन लिया जाता है, उसका ट्राइपॉड तोड़ दिया जाता है। तो जब इस तरह की हरकत करेंगे मंत्री होते हुए, विधायक होते हुए और अपने क्षेत्र की जनता के साथ, वो पत्रकार ऐसा नहीं है कि अमेरिका से आया था, लंदन से आया था, वो पत्रकार आपका मतदाता भी है, वो आपके क्षेत्र का निवासी है और वो एक नागरिक होने की हैसियत के साथ साथ एक पत्रकार होने की हैसियत से आपसे सवाल कर रहा है कि ये सड़क पिछले 10 साल से क्यों नहीं बनी है। 10 साल से आप विधायक हैं, 5 साल से आप मंत्री हैं, क्यों नहीं बना है? तो उसका जवाब उसको घूसा से मिलता है। आप भी बच के रहिएगा, बता रहा हूँ। पता चला इसी तरह से गए सवाल पूछने के लिए, अब मंत्री जी जो है आपको 2 घूसा दे दिए और आरोप है कि वो पत्थर लेके। उसके बाद हमारा आपका तस्वीर जो है, इसी इंटरव्यू का तस्वीर निकाल के अब बोलेंगे कि साजिश रचा जा रहा है। मंत्री जी बौखला चुके हैं, हार सामने उनको नजर आ रही है, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं लोग उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब विरोध की वजह साफ है, कहीं सड़क नहीं बना, कहीं नाले नहीं बने, स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है, रेफरल अस्पताल को आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर दिया, डिग्रेड कर दिया। बिल्डिंग तो बन गई 8 करोड़ की, कमीशन उनको मिल गया, लेकिन वहाँ समय पे एक्सरे नहीं होता, ईसीजी की मशीन है या नहीं लोगों को पता ही नहीं है। अभी हम नरेश शाह जी के घर पे बैठे हुए हैं, इनकी माता जी का 1 सप्ताह 5-6 दिन पहले जो है देहांत हुआ वहाँ पर। ये अपनी माँ को लेके गए वहाँ पर, उनके सीने में दर्द था, डॉक्टर ने उनको वहाँ पे गैस की गोली दे दी। तो 2 हत्या, मतलब समझिए 2 गलत इंजेक्शन के कह रहा हूँ कि उनको जो है गैस की गोली दे दी गई। क्या उनका ईसीजी नहीं होना था? क्या उनका ट्रॉप्टी नहीं होना था? जब उन्होंने बताया कि मेरे सीने में दर्द है, चेस्ट पेन का क्या प्रोटोकॉल है? यही प्रोटोकॉल है। तो ईसीजी मशीन ही नहीं है तो कहाँ से होगा? कल की घटना आपने देखा, नगर परिषद वार्ड नंबर 6 गनी नाम के व्यक्ति की, जो एक ई रिक्शा चलाने वाला चालक था, उसके साथ भी इसी तरह का हादसा हुआ। कोई चेकअप तो नहीं होता, डायरेक्ट इंजेक्शन। दिन प्रतिदिन इस तरह की घटना जाले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हो रही है। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, दवाइयाँ समय पे नहीं मिलती है। इनको भी बोला गया कि 2 इंजेक्शन बाहर लेके आइए, 2 हम दे रहे हैं। बाहर से क्यों लेकर आए? क्यों बाहर के जो इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों दवाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं? अरे आप तो सरकार हैं, अपने आप को बोलते हैं हम सरकार हैं। तो माननीय सरकार जी, आप ये बताइए कि दवाएं क्यों आज तक सही ढंग से उपलब्ध नहीं हुई, क्यों डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, क्यों जांच वहां पर नहीं होता है? आपने तमाम प्राइवेट डॉक्टरों से, प्राइवेट नर्सिंग होम से, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से आपका साठगांठ है, सब कमीशन आपको आता है। चूँकि आपकी दवा की कंपनी भी रही है और आप एमआर का भी आप काम कर चुके हैं कई वर्षों पहले, तो आपका कमीशन सेट है। इसीलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इस तरह से हालत में छोड़ दिया गया है कि वहाँ बिल्डिंग बना के खड़ी कर दो, ताकि ना कभी कोई डॉक्टर आए, ना वहाँ पर जो है किसी तरह का जांच हो, ना वहाँ पर दवाई मिले, तो लोग मजबूर होकर जाएंगे। कौन जाता है सरकारी सुविधा के लिए? सरकारी सुविधा के लिए वही जाता है कि जो बेचारा गरीब है, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय का गरीब व्यक्ति हो, वो तो सरकारी अस्पताल में ही जाता है ना। जिनके पास पैसा है वो सीधा लेके भागेगा दरभंगा, पारस अस्पताल में भागेगा, आरबी मेमोरियल भागेगा, मेडिवर्ल्ड में भागेगा, सिटी में भागेगा, पटना भागेगा,
लेकिन गरीब व्यक्ति तो सबसे पहले अपना उपचार कराने जो उनका स्वास्थ्य केंद्र है, जो रेफरल अस्पताल है, वहीं जाएगा ना। आज तक उसकी हालत क्यों ठीक नहीं हुई? क्यों स्कूलों की हालत ठीक नहीं है? क्यों आज नरेश शाह जी को यह कहना पड़ रहा है कि वहां पर इनकी माता जी का इलाज सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान गई? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या माननीय मंत्री इसके जिम्मेदार है? अब ये कहेंगे ना कि मेरे माँ को मारने की साजिश की है माननीय मंत्री ने, कि यहाँ पे बिल्डिंग बना दिया लेकिन यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो अब आप ये बात समझिए कि बौखलाहट में कोई कुछ भी बोलता है, तो बौखलाहट में जो उनको समझ में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, बोले उनको पता ही नहीं है। एक बार बोलते हैं क्या कि पत्रकार से मेरी मुलाकात नहीं हुई, फिर बोलते हैं कि पत्रकार से मेरी कोई बात नहीं हुई, सब वीडियो आ रहा है, फिर बोलते हैं कि मैंने गाली नहीं दिया, गाली का वीडियो आ गया। तो अब हर बार स्टेटमेंट बदलते हैं। पहले बोलते हैं कि वो पत्रकार नहीं है, मोबाइल कैमराधारी बोलते हैं। अब आपको कोई मोबाइल कैमराधारी बोलेगा तो कैसा लगेगा? आप मोबाइल कैमराधारी हैं? अच्छा नहीं लगेगा। आप मोबाइल कैमराधारी हैं? नहीं, मैं तो सर्टिफिकेट भी। हाँ, इसी तरह से उसके पास भी सर्टिफिकेट था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पत्रकार को बेइज्जत किया है। क्यों बेइज्जत किया? क्योंकि वो गरीब परिवार से आता है, इसलिए बेइज्जत किया कि बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाला है, इसलिए बेइज्जत किया कि वंचित समाज से आता है, इसलिए बेइज्जत किया कि वो वंचित समाज से आने के बाद पढ़ाई लिखाई करके एमएससी भी किया, पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी लिया, और आज विधायक और मंत्री से सवाल पूछता है, इसीलिए मंत्री जी को चुभता है। अच्छा, लड़का एमएससी किए हुए? जी। उसके गांव के अंदर 150 घर है, 150 परिवार है, 150 परिवार में एक व्यक्ति को सिर्फ सरकारी नौकरी है। तो उसके अंदर पीड़ा नहीं होगी कि उसके गांव के अंदर जो भी 2 4 10 पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? क्यों उनके पास रोजगार का साधन नहीं है? क्यों उनके पास चलने के लिए सड़क नहीं है? क्यों उनके पास पानी निकालने के लिए नाला नहीं है? इस बात का सवाल किससे करेगा? लोग यही सवाल करने गया था ना। लेकिन चूंकि वो वंचित समुदाय से आता है, बाबा साहब का मानने वाला है, पढ़ लिख लिया है, पत्रकारिता कर लिया है, सवाल पूछ रहा है, तो उसको मंत्री जी घूसा मारेंगे। भारत में चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को। मंत्री जी तो नहीं मानते ना। अगर मान रहे होते तो उसको माँ बहन की गाली नहीं देते। अब बोलेंगे मैं गाली नहीं दिया हूं। ऑन रिकॉर्ड है भाई, वीडियो को झुटला दोगे क्या? वो कह रहा है कि मंत्री ने घूसा मारा, फिंगरप्रिंट देखो इसका। क्यों नहीं है उसका फिंगरप्रिंट का जांच हुआ? मंत्री जी कह रहे हैं मेरी छाया पड़ती है तो कोई दिखा दे। वीडियो आ रहा है, आवाज उनकी है। अब अपनी आवाज से मुकर जाए तो अलग बात है। झूठ की तो कोई लिमिट नहीं है ना, कोई सीमा नहीं है ना। झूठ तो कोई कितना भी बोल सकता है। अब आपकी हमारी तस्वीर को 4 दिन बाद मंत्री जी से आप जाइएगा सवाल पूछने के लिए, आपको भी 2 घूसा 2 लात मार देंगे, भगा देंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि देखिए मेरे उस्मानी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कोई एक व्यक्ति साजिश नहीं कर रहा। पूरी विधानसभा का एक एक मतदाता आपके खिलाफ ये साजिश कर रहा है कि आपको इस बार चुनाव नहीं जीतने देना है, क्योंकि आपने जाले को कुछ नहीं दिया। ना आपने सड़कें दी, ना आपने अच्छा अस्पताल दिया, ना आपने स्कूल दिया, ना आपने रोजगार दिया, ना युवाओं को कोई सरकारी नौकरी दी। सब लोग परेशान हैं। अब आप इसको साजिश समझना है तो साजिश समझिए। जनता इस बार आपको आने वाले समय में जवाब देगी, और लोकतंत्र के अंदर 5 साल में एक बार मौका आता है जनता को जवाब देने का। कुछ नहीं करती है जनता, चुपचाप सुबह 6 बजे से लाइन में लगकर शाम के 7 बजे तक जवाब दे देती है। जाले में आपकी एक यात्रा चल रही है जिसका नाम है जाले न्याय यात्रा, और काफ़ी ज़्यादा देखे हैं आपका कि हर जगह आप टहल रहे हैं, तो आपने क्या क्या अनुभव किया, यानी कि क्या क्या कमी है, ऐसा क्या मतलब विकास? जितनी बातें मैंने आपको कही, मैंने यात्रा निकाली है। यात्रा के माध्यम से मैं हर घर जा रहा हूँ, हर लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी पीड़ा को सुन रहा हूँ। क्या देखा आपने जैसे कि? मैंने यही देखा कि सड़कें नहीं है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, समझ भी नहीं आ रहा। बारिश नहीं हुई है और उसके बाद रोड पे पानी लगा हुआ है। किसान परेशान है, बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। सरकार ने कोई इसकी व्यवस्था नहीं की। जितने स्टेट बोरिंग है सब बंद पड़े हुए हैं। 10-10 लाख का स्टेट बोरिंग लगा, एक स्टेट बोरिंग नहीं चल रहा। 5-5 लाख का रिपेयर हुआ, एक दिन नहीं चला। नल जल योजना, जिसको सबसे स्वावलंबी योजना कहती है सरकार, नल जल योजना 90% फेल है। पीएचईडी विभाग ने उसको ठीक करने का काम नहीं किया। कहीं पे पानी नहीं आ रहा, कहीं पे टैंकर नहीं चल रहा, कहीं पे टैंक नहीं चल रहा, फूटा हुआ है, तो कहीं पे मोटर नहीं चल रहा है, तो कहीं पे उसका पेमेंट नहीं गया, तो कोई चालू नहीं कर रहा। विभिन्न तरह की समस्याएं हैं।
लोग पीने का पानी को तरस रहे हैं। अभी तो 1-2 दिन पहले कुछ बारिश हुई है तो कुछ चापाकल में पानी आ रहा है, वरना आज से 3 दिन 4 दिन पहले तक लोग पीने के पानी को तरस रहे थे। तो क्या पानी पीना जाली के लोगों का अधिकार नहीं है? साफ पानी पीना। कोई पोखर से पानी निकाल रहा है, कोई तालाब से पानी निकाल रहा है, उसको गर्म करके पी रहा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं आ रहा चापाकल में, टैंकर आपने चलवाए नहीं। क्या एक शब्द भी मंत्री ने कहा? एक शब्द भी जल संकट के ऊपर मंत्री ने कहा? हम लोगों ने तो समाज न्यायालय का घेराव किया, डीएम का घेराव किया, डीएम से वार्ता की, और जो भी नल जल योजना चालू हुई, ठीक ठाक हुई, उसी वार्ता के बाद हुई। कुछ टैंकर चलाए गए, वो उसी वार्ता के बाद हुए। और लगातार हम लोग प्रयासरत थे कि जिलाधिकारी महोदय से बात करके इसका निवारण किया जाए, लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं। 10 बात बोलते हैं तो 2-4 बात सुनता है। बिना किसी बात के हम लोग के ऊपर एफआईआर हो जाता है। माननीय तेजस्वी जी कल आए, उस पत्रकार के, उस वंचित समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हुए, उनके ऊपर 200 रुपए की धोखेधारी का एफआईआर हो गया। 200 रुपया। किसने एफआईआर किया? एफआईआर करने वाले भाजपा के लोग। भारतीय जनता पार्टी के सिंगवारा के मंडल अध्यक्ष की पत्नी द्वारा, जो शायद आशा या आंगनबाड़ी में है, उसके द्वारा किया गया, जिसका पति भाजपा का मंडल अध्यक्ष है सिंगवारा का, और वो नाइट गार्ड की ड्यूटी भी करता है। और ये कहा गया कि 3-4 दिन पहले लोग आए थे, माई बहन योजना का रजिस्ट्रेशन के नाम पे 200 रुपया लिए। आपके पास क्या साक्ष्य है? आप दिखाइए। और 3-4 दिन पहले आए थे। 3-4 दिन पहले तो मैं था ही नहीं, मेरा नाम एफआईआर में कैसे है? मैं तो अपनी माता के इलाज में दिल्ली था, मैं आज ही आया हूं, और आज सीधा नरेश जी के पास जी आप आए और दोनों परिवार से मिले हैं जिनकी लापरवाही हुई है जाले हॉस्पिटल में। मैं आज एयरपोर्ट से निकला हूं और सीधा अपने क्षेत्र पहुंचा हूं। मैंने पत्रकार से मुलाकात की जिसके साथ ये घटना हुई परसों। उसके बाद आज नरेश जी के साथ 5 दिन पहले घटना हुई। मैं अभी उस दिन नहीं था, मैं आज ही आया हूँ 11 बजे, और आपके पास अभी पहुंचा हूँ। अभी इससे पहले जो कल की जो घटना हुई है, जाले अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक और बंदे की मौत हुई है, मैं वहाँ गया। लगातार जहाँ जहाँ जो हुआ है, पिछले 5-6 दिनों में मैं नहीं था, कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, कुछ पार्टी की मीटिंग्स की वजह से मैं आया हूँ और सब लोगों से मिल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ है नहीं, उसका नाम आप एफआईआर में लिख रहे हैं कि वो 200 रुपये की वसूली कर रहा है। क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बौखलाहट है। इस फर्जी एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आने वाले समय में सिर्फ जाले से ही नहीं, पूरे बिहार से भाजपा का सफाया करने के लिए लोग अग्रसर हैं। नेता अग्रसर नहीं है, लोग अग्रसर हैं। लोग अग्रिम पंक्ति में लगे हुए हैं कि कल होता है वोट तो आज हो जाए, आज भाजपा को हराना है। आप पूछ लीजिए सब लोगों से, घूम लीजिए पूरा इलाका, मालूम चल जाएगा आप। आप इन दोनों परिवारों को मतलब क्या आश्वासन दिए? नहीं, हमने कहा है कि आप लोगों ने जो भी कंप्लेन किया है उसकी कॉपी हमसे साझा करें, और आपकी इस लड़ाई में आपको न्याय दिलाने के लिए जो भी हमसे प्रयास बन पड़ेगा, जहां भी हमारी जरूरत होगी, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो मैंने संवेदना प्रकट की, दुख प्रकट किया, और आपका दुख को साझा करने के लिए हम आए हैं, और साथ ही साथ आपकी न्याय की लड़ाई में आपके साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आपको न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि जो ऑटो वाले जो डेथ किए हैं, उनकी 5 बेटी है, बताइए, और उनके कमाने वाला घर पे कोई है भी नहीं, न छत है, तो उनका क्या होगा? हमने अंचलाधिकारी महोदय से बात की है, और हमने कहा है कि परिवार बहुत गरीब है, और आपको भी मालूम है कि ये अप्रिय घटना हुई है, उसके साथ इलाज में लापरवाही हुई। जाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 2 नहीं 5 हुई है पिछले 10-12 दिन के अंदर। ये 2 तो अभी हम लोग देखे हैं जी। एक जो 11 वाली महिला है जिसने ये बताया, खैर उनकी जान तो नहीं गई है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन उनको एक इंजेक्शन दिया गया और यहाँ पूरा काला पड़ा हुआ है। आपके पास फोटो वीडियो भी होगा, मेरे पास मुझे लगता है, नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो इस तरह की घटनाएं जाले के स्वास्थ्य केंद्र पे हो रही है, और सिर्फ जाले के अंदर नहीं, पूरे विधानसभा के अंदर या तो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, या जहां चल रहे हैं वहां गैस की गोली लिख रहे हैं, बुखार की गोली लिख रहे हैं। आपको आया है हार्ट अटैक, आपको लिखेगा गैस का गोली। आपको लगा है ये आंख में चोट, बोलेगा पैर में प्लास्टर करा लो। क्या चल रहा है? कहां जा रहे हैं हम? कहां लेके जाएंगे अपने इलाके के गरीब लोगों को?
गरीब लोगों का कोई जाति धर्म समुदाय नहीं होता है भाई। वो इसलिए जा रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। कितनी बार माननीय मंत्री सरकारी अस्पताल में गए इलाज कराने के लिए, मुझे बताएं, साझा करें। उनके परिवार के लोग कितनी बार गए? उनके पंचायत के अंदर, सहसपुर पंचायत के अंदर घोघराहा में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहां जाके देखिए 10-10 फीट का घास उगा हुआ है। 10 फीट का घास उगा हुआ है। मंत्री के पंचायत का यह हाल है। मंत्री के घर से 800-900 मीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन जब ओपनिंग हुआ था जाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो जब मंगल पांडे आए थे यहाँ, तो कहा गया था कि अब जाले वासियों को दरभंगा डीएमसीएच भी नहीं जाना पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा भी हो, यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। पर यहाँ देख रहे कान दर्द करे, आंख दर्द करे, पैर दर्द करे, कुछ भी पड़े सीधा रेफर। हाँ, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, रेफर नहीं, प्राथमिक उपचार भी नहीं हो रहा है, जांच भी नहीं हो रही है। सीने में दर्द है, ईसीजी करना चाहिए, ट्रॉप्टी का टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद दवा चलानी चाहिए, तो उसको गैस का गोली दे रहे। तो ये जिस तरह की कुव्यवस्था यहाँ फैली हुई है, लोग इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए अग्रसर हैं। लोग अग्रसर हैं। लोग ये बता रहे हैं कि इस व्यवस्था से हम लोग ऊब चुके हैं। 10 साल में इनके कार्य को देख चुके हैं। 5 साल में ये 2 बार मंत्री रह लिए, इनके काम से हम लोग असंतुष्ट हैं। और अगर जिता दिया तो आज एक नागरिक को, एक पत्रकार को मारे हैं, कल हो सकता है कि पूरे क्षेत्र के लोगों को लाठी डंडा दौरा के मारते रहें। और खास तौर से जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, उनको हो सकता है लाठी ले लेके मारेंगे, दौरा के मारेंगे। अभी तो सायरन चला के घूमते ही रहते हैं, सायरन बज रहा है चारों तरफ। कभी इनका गार्ड निकलता है, किसी को धकिया देता है, कभी इनका गार्ड निकलता है, किसी बाइक वाले को धकिया दिया, किसी साइकिल वाले को धकिया दिया। ये चल रहा है ना, ये चल रहा है, लोग देख रहे हैं इसको। काफिला लेके निकलते हैं 5 गाड़ी का, स्कॉट का, और उसके बाद बोलते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अरे आप सरकार में हैं। अगर आपको टिकट मिलता है और आप जाले विधानसभा से, और अगर आप जीत जाते हैं, तो फिर आप जाले के लिए क्या क्या कीजिएगा? निश्चित तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं जिसमें कमी है, उनको प्राथमिकता के से हम लोग काम करेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो, सारे स्वास्थ्य केंद्र, सब जगह डॉक्टर की उपलब्धता होगी, पहली सब जगह दवाई की उपलब्धता होगी, सब जगह जांच होगा। कोई भी ऐसा मामला जो यहाँ पर हल हो सकता है यहाँ के डॉक्टर से, उस मामले को डीएमसीएच या कहीं और नहीं भेजा जाएगा। जो सीरियस मामला होगा तो निश्चित तौर पर उसके लिए हायर सेंटर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर ईसीजी, एक्सरे और तमाम ब्लड टेस्ट की सुविधा तो ज़रूर होगी, ताकि अगर किसी को हार्ट अटैक आया, ठीक है, यहाँ पे हार्ट की सर्जरी नहीं हो सकती है, मैं भी डॉक्टर हूँ, समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन अगर हार्ट अटैक आया, उसको दवा दे के स्टेबलाइज करके नॉर्मल करके किसी हायर सेंटर पे तो भेजा जा सकता है ना, उसकी व्यवस्था करेंगे हम लोग। जो सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे में हैं, उन सड़कों को प्राथमिकता से बनाया जाएगा। नाले की दिक्कत है पूरे विधानसभा के अंदर, जहाँ जहाँ नाले नहीं है, प्राथमिकता से उनको बनाया जाएगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में आज जो बिल्डिंग, स्कूल जो है, सरकारी स्कूल, वो सब बिल्डिंग गिरने को तैयार हैं, उनको प्राथमिकता से सही कराया जाएगा। और जहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता कराई जाएगी। सरकारी स्कूल को ऐसा बनाया जाएगा कि लोग हमारे पास ये कहने के लिए आए कि सीट कम पड़ रही है, थोड़ा सा एक बार देख लेते। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल की, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल की, और अच्छी सड़कें हों, चौड़ीकरण हो। आज शंकर चौक जाम हो जाता है, गांधी चौक जाम हो जाता है, सिंगवाड़ा जाम हो जाता है, भरवाड़ा जाम हो जाता है, कमतौल जाम हो जाता है। जाम की स्थिति तो बहुत, और इस जाम की स्थिति की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। जाम की स्थिति कब नहीं होती है? बस एक समय में नहीं होती है जाम की स्थिति। जाम वाले पे एक वैसे पे एक वीडियो हम बनाए थे, कटका निवासी थी, जिनका ये जो पैर है ना, पूरा का पूरा कट गया था, और उनको जाले हॉस्पिटल लाने में करीब 1 घंटा लगा था। तो उसका रीज़न क्या बताया था ये एम्बुलेंस वाला? क्योंकि हम खुद आके देखे थे, तो संकोच में जाम में फंसा थे एम्बुलेंस। तो जाम की स्थिति है, इस जाम की स्थिति का निवारण हो, चौड़ीकरण होना चाहिए सड़कों का। चौड़ीकरण नहीं हो सकता है जहाँ पर, वहाँ पे फ्लाईओवर बनने चाहिए। क्यों नहीं बनेगा फ्लाईओवर? नगर परिषद हो गया तो फ्लाईओवर बन सकता है, नगर पंचायत हो गया सिंगवाड़ा भड़वाड़ा तो फ्लाईओवर बन सकता है। तो जिनको सीधा आगे जाना है वो फ्लाईओवर से आगे चले जाए, जिनको मार्केट का काम है वो नीचे से जाए, बिल्कुल हो सकता है ना। व्यवस्था बनानी पड़ती है, काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इस काम के लिए मंत्री होना जरूरी नहीं है, ये काम विधायक रहते हुए भी किया जा सकता है।
इस काम के लिए सत्ता में रहना जरूरी नहीं है। आप विपक्ष के विधायक रहेंगे तब भी ये काम हो सकता है, लेकिन अभी तो आप सत्ता पक्ष के विधायक, सरकार में मंत्री, उसके बाद भी नहीं ये सब काम हो पाया आपसे, तो जनता आपसे तो सवाल पूछेगी। एक ही समय में आपको जाम नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं। बिना जाम के अगर आप निकलना चाहते हैं तो माननीय मंत्री के गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दीजिए, माननीय मंत्री के गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दीजिए, तो आपको यहां से लेकर बिठौली तक जाएंगे, 1 मिनट भी आपको ब्रेक नहीं मारना पड़ेगा और साए साए निकलते हुए चले जाएंगे। एक ही स्थिति है। वैसे अगर हम बिहार में अगर छात्र आप पढ़ाई की बात करें तो जैसे कि अपने पढ़ाई की भी बात की, तो पटना में फ़िलहाल में अभी रिसेंटली देखे हैं ट्री 3.0 टीचर की उसके जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट नहीं जारी किया। दूसरा दरोगा का एग्ज़ाम का जो चल रहा था उन्हें मार मार के भगाया जाता है। इस पर क्या कहिएगा? मतलब लोग जो अपना अनशन में बैठ रहा है नॉर्मली साइड में, ऐसा नहीं कि कोई रोड पे, उनको भी मतलब मार मार के भगाया जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से मंत्री ने यहाँ पर मारा है जनता को, उसी तरह से पटना में भी जनता को सरकार मार रही है। आप समझिए इस बात को, पैटर्न को समझिए। आप अगर सत्ता से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, आपको रोजगार क्यों नहीं मिला, आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ, आपने फिजिकल टेस्ट दे दिया, एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ, अगर आप ये पूछेंगे तो आपकी लाठी डंडे से पिटाई होगी। यहाँ तो पत्रकार बंधु हमारे बच गए कि उनको सिर्फ घुसा ही लगा, ऐसा लग रहा है। पटना की हालत देख के तो लग रहा था कि यहाँ शायद गोली मार देता है लोग। फॉर्म की बात करें, बिहार एसएससी का फॉर्म फरवरी 2024 में बढ़ाया था, उसका एग्ज़ाम अभी भी नहीं हुआ है। और डीएलएड का भी एग्ज़ाम था फरवरी में, इधर बढ़ाए, अब फिलहाल में एग्ज़ाम लिया। तो ऐसा मतलब रहेगा तो छात्र सब मतलब एक तो तैयारी करता है, उससे रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है उसका तो घुसखोरी चलता है। जैसे बेल्ट्रॉन का भी मेरा पूरी व्यवस्था को हम लोग बदलेंगे। ये पेपर लीक की सरकार है, ये सरकार बेरोजगार बढ़ाने वाली सरकार है। हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तमाम सरकारी पदें जो खाली हैं उनको भर्ती किया जाएगा। युवाओं को रोजगार सृजन करने के और तरीके बनाएंगे हम लोग। कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाएंगे। महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी जिससे वो अपना कोई भी रोजगार लगा सकती हैं। 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में किसी भी परिवार को कराना हो तो वो जाके करा सकता है। इस तरह की सुविधा हम देने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग कर पाएंगे और हमारी प्राथमिकता होगी कि जो युवा इधर उधर भटक रहे हैं उनको सबसे पहले नौकरी या रोजगार दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत